नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसकी तैयारी हमने शुरू भी कर दी है। तो उसी क्रम में एसएससी जीडी का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के प्रश्नों का। तो आज उसमें ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। 20 प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही रखे गए हैं। और जो लेवल रहता है, जो टॉपिक्स रहते हैं, सबका ध्यान रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो पेपर को सॉल्व करिए और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। पहला प्रश्न है कि रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी, ठीक है। इसमें क्या है, घर वर गई होगी। तो पूछा है वाक्य में प्रयुक्त घर वर जो है वो किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो घर वर है ये किस प्रकार का शब्द युग्म है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन हमारा है निरर्थक निरर्थक। तो निरर्थक निरर्थक नहीं होगा क्योंकि घर जो है एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसके साथ जब ये वर आता है तो ये निरर्थक हो जाता है, ठीक है। सार्थक सार्थक ये भी नहीं होगा। और अगर विलोम शब्द की बात करें तो ये भी नहीं होगा क्योंकि घर और वर विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि घर के साथ जब वर आता है तो ये एक वर जो है निरर्थक शब्द होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपने चाय वाय पी ली होगी। चाय वाय पी ली होगी। वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय जो है वो किस प्रकार का शब्द युग्म है, इसमें भी ठीक वही चीज बताना है। तो चाय जो है एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाय जो है ये एक प्रकार का निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये विलोम शब्द नहीं है, अनेकार्थी और एकार्थी नहीं है, ये एक प्रकार का सार्थक और निरर्थक शब्द का युग्म है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये पर्यायवाची भी नहीं है। प्रश्न 3 देखते हैं, इसमें क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है कि इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो किसी भी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमारा यज्ञ। यज्ञ नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है अनुष्ठान, इसको हम अनुष्ठान कहते हैं, ठीक है। किसी भी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को क्या कहा जाता है, अनुष्ठान। अगर हम यज्ञ की बात करें कि यज्ञ किसको कहते हैं, तो यज्ञ जो होता है वो हवन पूजन युक्त एक वैदिक कृत्य है। क्या है, हवन पूजन युक्त। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हवन पूजन युक्त, हवन पूजन युक्त एक वैदिक वैदिक कृत्य है ये, यानी कि ये कार्य है, ठीक है, वैदिक कार्य है। जबकि अनुष्ठान हमने देख ही लिया। श्राद्ध, श्राद्ध किसको कहते हैं, श्राद्ध जो है कि पितरों की प्रशंसा हेतु श्राद्ध किया जाता है, ठीक है। पितरों पितरों यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए पितरों की प्रसन्नता हेतु प्रसन्नता हेतु श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य, इसको हम क्या कहते हैं, वो होता है श्राद्ध। जबकि अर्चना का मतलब क्या होता है, अर्चना का अर्थ होता है कि किसी देवी देवता आदि पर जल फूल आदि चढ़ाकर उनके आगे कुछ रख कर जो धार्मिक कार्य किया जाता है जल और पुष्प के साथ, इसको क्या कहते हैं हम, अर्चना कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। पर्यायवाची शब्द किसका बताना है, ब्रह्मा का। तो पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा का बताना है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हमको दिए गए विकल्पों में से देखना है। तो पहला है पशुपति। पशुपति ये किसका होता है, ये शिव का होता है, ठीक है। महेश्वर महाईश्वर ये भी शिव का होता है, ठीक है। अगला है लोकेश, ये जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। और नीलकंठ आपको पता ही है, बहुत ही प्रचलित है, ये भी शिव का ही है, ठीक है। जबकि ब्रह्मा के हम अदर कुछ अगर पर्यायवाची की बात करें तो इनको हम विधि कहते हैं, अज भी कहते हैं, ठीक है, पितामह भी कहा जाता है,
ऐसे बहुत सारे जो है पर्यायवाची इसमें इनके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बता दिया। बाकी जो ऑप्शन है वो शिव के पर्यायवाची है। पांचवा है हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना क्या होता है? मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? हाथ का मैल होना। अगर हम विकल्प ए की बात करें तो इसमें देख सकते हैं अत्यंत खट्टा होना, नहीं होगा। अत्यंत बड़ा होना, ये भी नहीं होगा। अत्यंत मीठा होना, नहीं। अत्यंत तुच्छ होना, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ का मैल। मैल का क्या मतलब है? मैल क्या है? मैल कैसी चीज है? बहुत ही तुच्छ चीज है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है हाथ का मैल होना, अर्थात अत्यंत तुच्छ चीज होना। जैसे अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जो देश के भूपति हैं, अरबपति खरबपति हैं, जैसे अंबानी जी हैं, तो हम कह सकते हैं कि अंबानी जी के लिए लिए पैसा क्या है? पैसा हाथ का मैल है, ठीक है, यानी कि उनके लिए बहुत वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही तुच्छ चीज है, हाथ का मैल है। अगला है प्रश्न संख्या 6, जल जीवन। जल जीवन, इसका पर्यायवाची बताना है जल जीवन का। जल जीवन, जल यानी कि जल में जिसका जीवन रहता है उसको क्या कहते हैं? पानी नहीं होगा, ये तो जल का ही है। नदी नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, मछली, ठीक है, मछली का ये पर्यायवाची होता है, यानी कि ये विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें जैसे पानी की कुछ पर्यायवाची की अगर हम बात करें कि पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो इसको इसका पर्यायवाची होता है नीर, नीर होता है, सलिल हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे ही अगर हम नदी की बात करें तो नदी का हो जाएगा सरिता, सरिता हो जाएगा, तटिनी भी होता है। और समुद्र का क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, सागर हो जाएगा। और जलधि, जलधि यानी कि जल को धारण करने वाला। ये कुछ दो दो है, आगे हम और भी पर्यायवाची देखेंगे जब पर्यायवाची का सेशन करेंगे तो। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड दिए गए वाक्य शब्द या वाक्य खंड को बदलिए, ठीक है। अच्छा, जो ये वाक्य खंड दिया है यानी कि जो अंडरलाइन है पीछे आप, इसको शुद्ध रूप में बताना है कि क्या होगा। तो वाक्य है कि मेरे पीछे आप आए, मेरे पीछे आप आए का ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है मेरे बाद आप आए, ठीक है, ये ही इसका सही आंसर होगा। जैसे कि जब कोई आपके पीछे आता है, आपके बाद आता है, उसको बाद ही कहते हैं, ठीक है। पीछे और आप ये जो है सार्थक नहीं है, ठीक है। अगला देखें इसमें ऑप्शन अगर, तो मेरे आने के पीछे आप आए, ये भी गलत हो जाएगा। आप आए मेरे पीछे, ये तो गलत है। मेरे पीछे ही आप आए, ये भी गलत, सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प ए। अगला है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प युग्म सही नहीं है? विकल्प युग्म सही नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो प्रश्न गलत होते हैं वो इस तरीके से गलत होते हैं, जो उसमें नहीं बोल देता है और परीक्षार्थी उस पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो कौन सा सही विकल्प युग्म नहीं है? पहला है ऑप्शन ए जो है ये है गमन और लाघव। गमन और लाघव ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये सही नहीं होगा, यानी कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। गमन का अर्थ क्या होता है? गमन का अर्थ होता है जाना, जाना या प्रस्थान, ठीक है। तो इसका जो है अगर हम बात करें कि विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आगमन, ठीक है, आगमन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, वो हो जाएगा आगमन। जबकि गुप्त का प्रकट, गुप्त मतलब छिपा हुआ, प्रकट मतलब दिखने वाला। खग का होता है मृग, गमन, आगमन, ये देख ही सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है प्रश्न की चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है? अच्छा, एक वाक्य है, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है,
उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन वाक्य है, इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। तो अगर हम इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और पूछा भी हमसे अगले वाक्य में गया है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। यहाँ पे जो अनेकों शब्द लिखा हुआ है, ये गलत शब्द है, ठीक है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, इसका सही शब्द होता है अनेक। अनेक जो है ये खुद में ही एक बहुवचन शब्द है, ठीक है, एक बहुवचन शब्द है। तो ये इसमें जो है वचन त्रुटि है, वचन संबंधी त्रुटि है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। अनेकों कोई शब्द नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी आ जाए ये शब्द अनेकों, वो गलत ही है, उसका शुद्ध रूप अनेक ही होता है। वो खुद ही एक बहुवचन शब्द है, उसका बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है हमें। अगला है प्रश्न संख्या 10, सारे कलाकार ऊपर है, सारे कलाकार ऊपर है, ठीक है। यह वाक्य किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, हमको ये बताना है। पहला है पहला विकल्प है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जहां किसी चीज का नाप या तौल बताया जाता है, या उसकी काउंटिंग बताई जाती है, यानी कि उसका सब मिला के उसका कहीं अगर चर्चा होता है परिमाण का, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण भी यह नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वाक्य में हमें समय का या किसी काल का या समय की चर्चा होती है, वहां कालवाचक होता है। रीतिवाचक भी नहीं होगा। कहाँ कहाँ जहां किसी कार्य के होते जाने की बात की जाती है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। यह सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्थानवाचक। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऊपर शब्द है, ये किसको इंगित करता है? ये स्थान को इंगित करता है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। वो यही है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये चारों जो हैं, ये अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ये भी पूछता है परीक्षाओं में, तो इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के, जो दिए गए हैं ऑप्शन में, और सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला है प्रश्न संख्या 11, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? पहले तो आइए देखते हैं इसमें अशुद्धि क्या है। पहला शब्द है यहाँ, ये सही है। किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम, देखिए ये शब्द यहाँ पे गलत है। ये शब्द क्यों गलत है? इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसमें इसकी वर्तनी गलत है। इसका सही शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा मालूम, यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा इसमें लगेगी। तो बस आप इसमें देख लीजिए, जहां इसको सही कर दिया गया वही विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, यानी कि विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या है कि सरल वाक्य, एक सरल वाक्य दिया गया है जो है कि दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका, ठीक है। एक प्रकार का सरल वाक्य दिया है। इसमें दिया गया है कि इसका संयुक्त वाक्य चुनिए, यानी कि इसका संयुक्त वाक्य हमको बनाना है या चुनना है। तो आइए हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि उसका दुर्भाग्य है कि परीक्षा में बैठ न सका। उसका दुर्भाग्य है कि परीक्षा में बैठ न सका। जहां भी दो वाक्यों को की से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य होगा, ना कि संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला है उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। ये इसलिए से जोड़ा गया है, इसलिए जो है ये सही आंसर हो जाएगा, और ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है।
है। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसका दुर्भाग्य था इसलिए वो परीक्षा में बैठ नहीं सका। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि विकल्प सी, उसका दुर्भाग्य था और परीक्षा में पास ना हुआ। ये वाकई सही नहीं है, वाकई गलत है। इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था, ये भी वाकई सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है विकल्प बी। अगला है प्रश्न संख्या 13। क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। विकल्प ए है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दोनों में संबंध दर्शा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है जो सोएगा वो खोएगा। ये देखिए साफ साफ इन दोनों का संबंध एक दूसरे से दिखा रहा है। अगला है उसने कुछ नहीं खाया। इसमें कोई भी संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है वह कौन है जो जा रहा है। वह और जो एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 14। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एकार्थक शब्द होता क्या है। ऐसे शब्द जो केवल एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं? एक ही प्रकार या भाव का अर्थ प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, उनको एकार्थक शब्द कहा जाता है। तो आसक्ति का अर्थ क्या होगा? सीधा सीधा अर्थ पूछा है। आसक्ति का अर्थ घृणा नहीं होता है। गरीचा, ये इसका विकल्प बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, गहरी चा। ठीक है, निपुण का अर्थ कौशल ही होता है, ये एक दूसरे का। अगला है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द बताना है। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि गुटों से अलग रहने वाले को क्या कहा जाता है। गुटों से अलग रहने वाले को कहा जाता है तटस्थ। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम सापेक्ष की बात करें कि सापेक्ष के लिए किसके लिए आता है, वो होता है एक दूसरे के संबंध पर स्थित। ठीक है, एक दूसरे के संबंध पर स्थित। ठीक है, ये होता है। और विकासशील की बात करें तो उन्नत की राह पर अग्रसर, यानी कि जो उन्नति कर रहा हो, जो उन्नति कर रहा हो उसको क्या कहते हैं? हम विकासशील कहते हैं। तटस्थ आपने देख ही लिया। स्वतंत्र किसको कहते हैं? इस जिस पे किसी का जिस पर किसी का नियंत्रण न हो उसको स्वतंत्र कहा जाता है। अगला गद्यांश के प्रश्न है। ठीक है, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले तो गद्यांश को एक बार पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेख करयांचा आसूर, किसानों का प्रतिरोध, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है जिस पर परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार का एक आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण वे जो कहते थे वो उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। सबसे पहले 16वां प्रश्न जो दिया गया हुआ है गद्यांश के अनुसार, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो तो ऐसा परिवार किस प्रकार का कहा गया है। तो आप देख सकते हैं ये तीसरी लाइन जो लिखी गई है इसमें, इसमें ये चीज मेंशन किया गया है कि सत्यधर्मी हो तो वह परिवार जो है आदर्श परिवार होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प डी। अगला है कि महात्मा शब्द में कौन सी संधि है। महात्मा शब्द, महात्मा शब्द में संधि का प्रयोग कौन सा किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, मह प्लस आत्मा। ठीक है, या इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। क्यों है ये मैं बता दूं आपको कि जब अ आ अ या आ के साथ अ या आ आता है तो उन दोनों का आ हो जाता है। ठीक है, वही हुआ है यहाँ पे, ये इसका आ और इसका आ प्लस आ मिलके ये आ हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आया है, इसलिए ये सही है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एनोटेड पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाकर के उसको ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 18वां कि महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कब दी गई। तो यहाँ चौथे लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1888। अगला है ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो अंतिम या लास्ट सेकंड लाइन में आएंगे तो इसमें लिखा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। ठीक है, तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो कहते थे वही अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है कि उपयुक्त गद्यांश एवं शीर्षक, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, इसका शीर्षक बताना है। तो यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों के बारे में ही बात किया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है ज्योतिबा फुले के आदर्श विचार, ज्योतिबा फुले के जाति संबंधी विचार, यहाँ जाति की कोई बात कही नहीं गई है। ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी विचार, यहाँ नारी पर भी कोई बात नहीं की गई है, यहाँ राजनीति पर भी कोई बात नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि नजर आए या कुछ समस्या हो तो वो भी आप बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, वहां से इसको ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।